50 वर्षों तक मॉस्को ने पृथ्वी पर सबसे बड़े ऊर्जा नेटवर्कों में से एक बनाया। विशाल तेल रिफाइनरियां, अनगिनत किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस, विशाल भंडारण सुविधाएं और सड़कों व रेलवे का एक भूल भुलैया जो सब कुछ आपस में जोड़ता है। एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़े जिनका एक ही उद्देश्य है, धरती के सबसे बड़े देश को ऊर्जा देना। सोवियत और फिर रूसी योजनाकारों की कई पीढ़ियों ने अभूतपूर्व आकार और पैमाने की प्रणाली बनाई। इतना ईंधन उत्पन्न करना कि न सिर्फ करोड़ों घरों में रोशनी बनी रहे, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी सेना को भी समर्थन और मजबूती मिले, जिससे रूस को वैश्विक मंच पर अद्भुत शक्ति और प्रभाव प्राप्त हो सके। दशकों तक वही प्रणाली निसंदेह देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी और कठिन समय में भी उसने अपनी ताकत बनाए रखी। ये सोवियत संघ के विघटन से बची और आर्थिक संकटों व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना किया। ये राजनीतिक उथल पुथल के दौर में भी मजबूती से टिकी रही और जैसे जैसे साल बीतते गए ये और भी बड़ी और बेहतर होती गई। एक अनोखा औद्योगिक दैत्य जो पृथ्वी की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को शक्ति देता है। लेकिन वह दैत्य अब आखिरकार उसे टक्कर देने वाला मिल गया है, क्योंकि कभी अडिग दिखने वाला सिस्टम यूक्रेन के कारण बिखर रहा है। सिर्फ मई के महीने में ही यूक्रेनी बलों ने कई बड़े रूसी तेल संयंत्रों पर हमला किया, जिसमें रिफाइनरी और महत्वपूर्ण रसद ठिकाने जैसी जगहों में आग लगा दी गई। और इसके लिए ना तो उन्नत बमवर्षक विमान की जरूरत पड़ी और ना ही महंगे मिसाइलों की। अपेक्षाकृत सस्ते और साधारण लंबी दूरी के ड्रोन ही ये काम करने के लिए काफ़ी थे। इसका नतीजा सिर्फ मॉस्को के लिए आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि अस्तित्व का संकट भी है, क्योंकि जिन बुनियादों पर उसका देश खड़ा है वे ही अब बिखरने लगी हैं। वही यूक्रेन के लिए शायद यही तरीका है युद्ध जीतने का, रूस की सेना को नष्ट करके नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को तोड़कर जो उसे अस्तित्व में रहने देता है। लेकिन यूक्रेन के अभियान के प्रभावों को देखने से पहले हमें यह देखना होगा कि असल में उसका निशाना क्या है। अखबारों की सुर्खियां अक्सर तेल रिफाइनरियों और ईंधन टैंकों पर रहती है, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज्यादा है। सोवियतों ने दशकों सिर्फ संयंत्र बनाने में नहीं बिताए थे। उन्होंने एक विशाल और जटिल औद्योगिक मशीन बनाई जो हजारों वर्ग मील भूमि में फैली हुई है, साइबेरिया के तेल क्षेत्रों से लेकर दूर दराज के कस्बों, शहरों और सैन्य ठिकानों तक। इस मशीन के पहले हिस्से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगाए गए थे। जब सोवियत संघ एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, तब सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया की भू राजनीति को यही बात परिभाषित करेगी, ईंधन ही शक्ति है। सैन्य वाहनों को ईंधन चाहिए, नागरिक वाहनों को ईंधन चाहिए, कारखानों को ईंधन चाहिए, पूरी अर्थव्यवस्था को ईंधन चाहिए। सोवियत संघ इतना भाग्यशाली था कि वह दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों पर बैठा था। उन्हें अमीर और शक्तिशाली बनने के लिए ऊर्जा पास ही मिल सकती थी, बस उसका दोहन और परिवहन करना सीखना था। दुनिया ने अब तक की सबसे भव्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक की शुरुआत देखी। इसमें दशकों लगे, लेकिन सोवियतों ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। उन्होंने रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशन, ऑयल टर्मिनल, प्रोसेसिंग सेंटर आदि बनाए। नई नई सुविधाएं आज के रूसी संघ के 6.6 मिलियन वर्ग मील से भी ज्यादा क्षेत्र में उभर आई। और सोवियत सिर्फ इस सिस्टम को अपने शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं चाहते थे, उन्हें इसकी जरूरत थी कि यह युद्ध के समय भी टिक सके, क्योंकि उन्होंने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे आपूर्ति श्रृंखलाएं आक्रमण के बोझ तले टूट गई और बिखर गई। उन्होंने देशों की औद्योगिक मजबूती और संघर्ष और संकट के दौर में टिके रहने की क्षमता के बीच साफ संबंध देखा। इसलिए अपने सिस्टम को युद्ध के प्रति जितना संभव हो सके सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने इसे परतदार और आपस में जुड़ा हुआ बनाया, जिसमें बैकअप सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्थाओं के रूप में मजबूती और वैकल्पिक प्रबंध थे। सिस्टम के नोड्स आपस में जुड़े थे, रेल लिंक डिपो से, डिपो पाइपलाइनों से और पाइपलाइनें रिफाइनरियों से जुड़ी थीं। शीत युद्ध के चरम तक यह सिस्टम धरती पर सबसे बड़े और बेहतरीन में से एक बनता जा रहा था। ये सिर्फ सोवियत घरों, व्यवसायों
और उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता आर्थिक लाभ भी बन गया था। तेल का निर्यात हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा था, जिससे मॉस्को के खजाने में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। फिर सोवियत संघ का पतन हो गया, लेकिन इसका असल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कम से कम ऊर्जा क्षेत्र पर तो नहीं। हालांकि रूस और बाकी पूर्व सोवियत देशों के लिए यह एक बहुत बड़े बदलाव और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, लेकिन उस समय तक जो भी बुनियादी ढांचा तैयार हुआ था और जितनी भी शक्ति और संपत्ति की संभावना उसमें थी, वह सब बनी रही। रूसी संघ को पूरी तरह काम करती अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जो पाइपलाइनों, रिफाइनरियों व अन्य सुविधाओं से संचालित थी। समय के साथ उन्होंने कुछ बदलाव किए, जाहिर है, नाम बदले और इन सुविधाओं का मालिकाना और संचालन करने वाली कंपनियां भी बदल गई। समय के साथ कई सुविधाएं बढ़ी और आधुनिक हुई, लेकिन इसकी बुनियाद पहले से थी और अब भी दिखती है। देश की कई सबसे बड़ी रिफाइनरियां दशकों से खड़ी है, जैसे ओम्स्क रिफाइनरी, जिसे बहुत पहले 1955 में शुरू किया गया था। रूस को बस उस मजबूत नींव पर निर्माण करना था, मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना था, उसे और अधिक कुशल, अधिक उत्पादक और आधुनिक युग के बदलते मानकों के अनुरूप बनाना था। इस बड़े कार्य की जिम्मेदारी व्लादिमीर पुतिन ने संभाली, जो सहस्राब्दी के मोड़ पर सत्ता में आए थे। इसी दौरान सोवियत ढांचे में दरारें दिखने लगी थीं, पाइपलाइनों में जंग थी और रिफाइनरियां भी पुरानी हो गई थी, जो अधिकतर निम्न गुणवत्ता का भारी फ्यूल ऑयल बना रही थी, जबकि दुनिया उच्च गुणवत्ता वाले डीजल और पेट्रोल की ओर बढ़ रही थी। पुतिन इस गिरावट को रोकने के लिए उत्सुक थे, इसलिए 2000 और 2010 के दशक में क्रेमलिन ने दसियों अरब डॉलर देश की सुविधाओं में लगाए। गैज़प्रोम और लुकोइल ने पश्चिमी देशों के बेहतरीन इंजीनियरों को बुलाया ताकि बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण हो सके। उन्होंने बिना थके काम किया ताकि पुराने ढांचे में उन्नत उपकरण जोड़कर खत्म होती सुविधाओं में नई जान आ सके। यह एक बेहद महंगा और समय लेने वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन यह सफल रहा। अचानक रूस की रिफाइनरियां बेहतरीन ईंधन का उत्पादन करने लगी और देश अब केवल कच्चा माल निर्यात नहीं कर रहा था, बल्कि यूरोप के बड़े हिस्सों को सक्रिय रूप से ऊर्जा भी दे रहा था। महाद्वीप के डीजल का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई कर रहा था और फिर भी अपने उद्योगों और सैन्य मशीनों को चलाने के लिए उसके पास काफी बचा हुआ था। आधुनिक इंजीनियरिंग का यह असली चमत्कार बनने में 50 साल से भी ज्यादा लगे थे, लेकिन आखिरकार यह पूरा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले दशकों, अगर सदियों तक नहीं, तो रूस की अर्थव्यवस्था और विस्तार का धड़कता हुआ दिल बनने के लिए यह तैयार है। इस मशीन में एक छुपी खामी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था, खासकर सोवियत लोग, जिन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि 21वीं सदी कैसी सैन्य तकनीकें लाएगी। उन्होंने सिस्टम को कुछ बड़ी रिफाइनरियों के इर्द गिर्द बनाया, जो देश के ईंधन उत्पादन का बड़ा हिस्सा संभालती थीं, बजाय कई छोटी इकाइयां बनाने के। ये मायने रखता है, क्योंकि अगर रूस के नक्शे पर दर्जनों या सैकड़ों छोटी रिफाइनरियां फैली होती, जिनमें से हर एक कुल उत्पादन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा संभालती, तो युद्ध के दौरान अगर उनमें से कुछ को नुकसान पहुंचता या वे नष्ट हो जाती, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब आपके पास बड़े और प्रभावशाली मेगा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वे दुश्मनों के लिए भी बड़े लक्ष्य बन जाते हैं, जो आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सोवियतों को लगता था कि ये सुविधाएं सुरक्षित है, क्योंकि इनमें से कई रूस के अंदरूनी इलाकों में थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से दर्जनों बल्कि सैकड़ों मील दूर थी। किसी भी सैन्य विरोधी के लिए इनको निशाना बना पाना उस समय हास्यास्पद लगता, खासकर जब रूस इतनी बड़ी सैन्य शक्ति था। लेकिन फिर यूक्रेन आया और ड्रोन युद्ध का युग आया और सब कुछ बदल गया। यह तुरंत नहीं हुआ। असल में जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, तो वह अपनी अद्भुत तेल उद्योग की संपत्ति और शक्ति का लाभ उठा सका, न केवल शुरुआती दौर के लिए, बल्कि संघर्ष के पहले कुछ वर्षों तक भी। वास्तव में क्रेमलिन का ऊर्जा क्षेत्र लंबे समय तक उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसके पास सिर्फ यूक्रेन से कहीं बड़ी सेना ही नहीं थी, बल्कि उस सेना को समर्थन देने के लिए विशाल मात्रा में बुनियादी ढांचा भी था। वह युद्ध में विशाल ईंधन भंडार, बेजोड़ तेल रिफाइनिंग क्षमता और एक ऐसी ऊर्जा उद्योग के साथ उतरा था
जो वर्षों तक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों को बनाए रख सकता था। क्योंकि आधुनिक युद्ध पूरी तरह से ईंधन पर निर्भर है, इसलिए संघर्षों में ऊर्जा की खपत होती है। टैंक, विमान, युद्धपोत और बख्तरबंद वाहन थोड़े समय में बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करते हैं। आपूर्ति काफिले मीलों तक फैल सकते हैं और जब वे भोजन, गोला बारूद और अन्य सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वे बेहिसाब मात्रा में डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं। जनरेटर, संचार प्रणालियां, रडार, वायु रक्षा और फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू रखने के लिए लगातार पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देश इतनी ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक आपूर्ति का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रूस ऐसा कर सकता था और यह सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से था जिसे उसने इतने लंबे समय में जोड़कर तैयार किया था। पश्चिमी देशों ने इसे जल्दी समझ लिया। उन्होंने देखा कि अगर रूस को तेल का निर्यात दूर दूर तक जारी रखने दिया गया तो वह लगभग निश्चित रूप से जीत की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इससे उसे अरबों डॉलर की आमदनी होती रहेगी। इसलिए उन्होंने तेल के प्रवाह को रोकने के लिए जो कुछ कर सकते थे किया। उन्होंने प्रतिबंध लगाए, संपत्तियां फ्रीज कर दी और रूसी संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करके वे अपने कब्जे के अभियान को जारी रखने की क्षमता को सीमित कर पाएंगे, लेकिन वे उतनी दूर और उतनी जल्दी नहीं जा सके जितनी जरूरत थी। उन्होंने जो कर सकते थे किया, लेकिन रूस ने खुद को ढालने के तरीके खोज लिए। उदाहरण के लिए, उसने दंड से बचने के लिए शैडो फ्लीट टैंकरों का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में ईंधन का परिवहन किया और पश्चिम की बजाय पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया। यूरोप में खोए हुए खरीदारों और व्यापारिक साझेदारों की जगह एशिया में नए खरीदार और साझेदार ढूंढ लिए। कुछ क्षेत्रों में राजस्व घटा, लेकिन बुनियादी ढांचा चालू रहा और प्रणाली का मूल हिस्सा बना रहा। और इस तरह युद्ध के कई साल बाद भी, जब वह अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, रूस की युद्ध मशीन अभी भी चल रही थी। ईंधन अब भी बह रहा था, धन अब भी उत्पन्न हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे क्रेमलिन इस तरह लगभग अनिश्चित काल तक चलता रह सकता है। यूक्रेन के लिए यह भयावह संभावना था। इसका मतलब था कि चाहे यूक्रेनी रक्षा बल कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह मोर्चाबंदी करके अपनी जमीन की रक्षा करे, चाहे वे दुश्मन की बढ़त को कितना भी धीमा कर दे, युद्ध का अंत केवल एक ही तरीके से होने वाला था और वो था रूसी जीत। इसमें समय लगेगा और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन रूस के पास असीमित ईंधन होने तक पुतिन को अंत में वही मिलेगा जो वे चाहते हैं। पश्चिमी प्रतिबंध नाकाफी थे, अब यूक्रेन को खुद कार्रवाई करनी थी। यही वो पल था जब कीव की सेनाओं ने युद्ध का सबसे बड़ा और अहम बदलाव किया। अब तक उन्होंने पारंपरिक नियमों के अनुसार युद्ध लड़ा था। वे अपने सामने मौजूद स्पष्ट खतरों यानी टैंकों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तोपखाना, बख्तरबंद कर्मी वाहन, गोला बारूद डिपो और आपूर्ति लाइनें। उन्होंने वही किया जो कोई भी सेना अपनी जमीन पर हमले के वक्त करती है। उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश की थी, दुश्मन के खिलाफ सीधे लड़कर, अपने ही भूभाग की बढ़त का फायदा उठाकर और बुद्धिमान रणनीतियों का इस्तेमाल करके अपने विरोधी को मात देने और जितनी ज्यादा सैन्य संपत्ति नष्ट कर सकते थे उतनी नष्ट करने की कोशिश की थी। यह तरीका तार्किक और मूल्यवान था। ये मायने रखता था जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूसी टैंकों को उड़ा दिया या उस हमलावर दस्ते को खत्म कर दिया जो एक महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन स्थान पर कब्जा करने पर तुला हुआ था। लेकिन इस योजना में एक बड़ी समस्या थी। रूस के पास अविश्वसनीय गहराई थी। इसके पास टैंकों का बड़ा सोवियत भंडार था जिसे वो अपने आधुनिक टैंक नष्ट होने पर इस्तेमाल करता था। उसके पास दसियों हजार बख्तरबंद वाहन थे। उसके पास भरपूर जेट, बम वर्षक और तोपखाने की प्रणालियां थी और उसे उपकरणों और सैनिकों दोनों को लगभग तुरंत बदलने में कोई खास परेशानी नहीं होती थी जब उन्हें खत्म कर दिया जाता था। पौराणिक हाइड्रा की तरह क्रेमलिन की युद्ध मशीन लगभग अजेय थी। हर बार जब यूक्रेन को लगता था कि उसने जीत हासिल कर ली है, रूस बस और ज्यादा बख्तरबंद वाहन, अधिक गोला बारूद और अधिक सैनिकों के साथ फिर से उभर आता था। आखिरकार यूक्रेन के रणनीतिकारों ने वह रहस्य खोज लिया जिसने युद्ध बदल दिया। अगर आप आक्रामक खरपतवार से छुटकारा चाहते हैं तो सिर्फ पत्तियां नहीं काटते बल्कि जड़ से ही उसे हटाते हैं। यही तर्क रूसी सेना पर भी लागू हुआ। इतनी विशाल और इतने बड़े भंडार वाली ताकत को हराने के लिए यूक्रेन सिर्फ टैंकों और सैनिकों को एक एक करके निशाना बनाने पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे स्रोत पर वार कर उस प्रणाली को नष्ट करना था
जो सेना को सक्षम बनाती थी। वह प्रणाली एक साधारण चीज यानी ईंधन पर टिक जाती थी। आधुनिक सैन्य कार्रवाई में ईंधन मुख्य भूमिका निभाता है। ईंधन के बिना सेनाएं कहीं नहीं जा सकती। जेट और बम वर्षक जमीन पर ही रह जाते हैं, तोपें चलना बंद कर देती है और टैंक तबाही और विनाश की मशीनों से बेकार धातु के डिब्बों में बदल जाते हैं। इसी कारण यूक्रेन ने मोर्चे की अग्रिम पंक्तियों से आगे देखना शुरू किया। उसने अपने ठीक सामने मौजूद टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और ब्रिगेडों से आगे देखना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने दुश्मन की सैन्य मशीन का असली दिल देखा। रिफाइनरियां, पाइपलाइनें और वे बुनियादी ढांचे जो बाकी सबको ईंधन देते और चलाए रखते थे। उसे एहसास हुआ कि एक टैंक को नष्ट करना दुश्मन के रडार पर शायद ही नजर आएगा, लेकिन एक पूरे डिपो को नष्ट कर देना और 100 टैंकों की ईंधन आपूर्ति काट देना कहीं ज्यादा बड़ा असर डालेगा। और इस काम के लिए उसके पास सही हथियार था, ड्रोन। सस्ते और बड़ी संख्या में आसानी से बनाए जा सकने वाले ये ड्रोन लंबी दूरी तय करने में सक्षम थे, इतनी दूर तक कि वे उन्हीं रिफाइनरियों और सुविधाओं तक पहुंच सकते थे जिन्हें सोवियत अपनी पहुंच से बाहर मानते थे, और इन्हें रोकना भी हैरान करने वाला मुश्किल था। ये रूसी सेना के दिल को चीरने के लिए एकदम सही हथियार थे। इसके साथ ही युद्ध का नया चरण शुरू हुआ, जिसमें यूक्रेन ने रूस के मुख्य बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया। अगर आप ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। रूसी तेल बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन के पहले हमले 2023 के अंत में हुए थे। 2024 के दौरान ऐसे और भी छिटपुट हमले हुए। 2025 में यह अभियान तेज हो गया और हमले लगातार और अधिक विनाशकारी होते गए। 2026 तक यूक्रेन रूस के ऊर्जा क्षेत्र को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की नीति अपना चुका था। वास्तव में मई 2026 के अंत तक यूक्रेन ने ऐसे 150 से अधिक हमले कर डाले थे। इनमें से 32 हमले साल के पहले 5 महीनों में हुए। ये लगभग उतने ही है जितने 2024 में देश ने किए थे, जो दिखाता है कि समय के साथ कीव के प्रयास ज्यादा आक्रामक और प्रभावी हो गए हैं। और हमले सिर्फ ज्यादा बार नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब ज्यादा नुकसानदेह भी हो गए हैं। आज यूक्रेन के पास पहले से कहीं बेहतर और बड़े ड्रोन हैं, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और ज्यादा भारी सामान ले जा सकते हैं। हर हमला अब ज्यादा मायने रखता है। हर विस्फोट बड़ा होता है, हर आग और तेज जलती है, और हर हमला रूस के हिस्से में पहले से कहीं ज्यादा भारी नुकसान और उनकी भरपाई का कहीं ज्यादा महंगा बोझ छोड़ जाता है। कीव की सेनाएं भी रूस की जितनी भी वायु रक्षा प्रणालियां ढूंढ और पहचान सकती है, उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही है, जिससे बड़े उद्देश्य में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे ड्रोन के लिए बिना किसी रुकावट के उड़ने के लिए रास्ते और खाली जगहें खुल जाती हैं। इससे यूक्रेन को मोर्चे से दूर रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और ईंधन डिपो को आसानी से निशाना बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि ड्रोन रास्ते में मार गिरने की चिंता नहीं रहती। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे तैयार करने में बहुत समय और मेहनत लगी है, और यूक्रेन को अपने प्रयासों का फल देखने के लिए धैर्य रखना पड़ा है। लेकिन अब आखिरकार इसके नतीजे अब साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता सचमुच इतनी तेजी से आग की लपटों में घिर रही है जितना देश संभाल नहीं पा रहा है। इसका सबसे अच्छा सबूत मई 2026 में मिला, जब यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान ऊर्जा क्षेत्र के ठिकानों पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 लगातार हमले किए। पहली घटना 5 मई को हुई, जब यूक्रेनी स्ट्राइक ड्रोन ने रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र के कुरिशी शहर में स्थित कुरिशी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। सरगुट नेफ्टे गैस के स्वामित्व वाली ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। सिर्फ 2024 में ही इसने 1.75 करोड़ टन कच्चे तेल का असाधारण प्रसंस्करण किया। ये देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 6.6% है। इस एकमात्र रिफाइनरी ने लगभग 20 लाख टन पेट्रोल, 70 लाख टन से अधिक डीजल, 60 लाख टन फ्यूल ऑयल और लगभग 6 लाख टन बिटुमेन का उत्पादन किया। 5 मई को संयंत्र को बंद करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने इसकी 4 में से 3 कच्चा तेल आसवन इकाइयों को नुकसान पहुंचाया। यह जानने के लिए कि यह क्यों जरूरी है, पहले समझे कि CDUs क्या है।
कच्चा तेल जमीन से निकलने पर मानवता के लिए बहुत उपयोगी नहीं होता। ये एक गाढ़ा, चिपचिपा, जटिल हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसे उपयोगी बनाने को रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग प्रक्रिया का पहला मुख्य चरण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। इसमें कच्चे क्रूड को विशाल भट्टियों के माध्यम से पंप किया जाता है और अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि वह ज़्यादातर भाप में बदल जाए। वो भाप फिर बड़े स्टील टावरों CDUs में जाती है जिनमें विशेष ट्रे की दर्जनों परतें होती हैं। जैसे जैसे वह ऊपर उठती है, भाप ठंडी होकर अलग अलग हाइड्रोकार्बन और घटक टावर में अलग ऊंचाई पर ट्रे पर संघनित होते हैं। इन पदार्थों को जेट ईंधन, डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगों के लिए निकाला जा सकता है। तो बिना CDU के रिफाइनरियां केवल कच्चे तेल के रूप में ही फंसी रह जाती, ना तो उसे अलग कर पाती और ना ही आगे प्रोसेस कर पाती। यही वजह है कि वे यूक्रेन के लिए इतने उपयुक्त लक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप CDU को रोक देते हैं तो आप मूल रूप से रिफाइनरी को काम करने से रोक देते हैं। कभी कभी यूक्रेन के ड्रोन्स जब ईंधन टैंक उड़ाते हैं तो अन्य लक्ष्य ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। ये बड़े आग के गोले बनाता है जो उन वायरल वीडियो में बेहद प्रभावशाली लगते हैं जो जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं, लेकिन तेल के प्रवाह पर खास असर नहीं डालते। उदाहरण के लिए टैंकों के मामले में रूस कई बार उन्हें कुछ घंटों में ही बदल सकता है। हालांकि CDUs के मामले में यहाँ तक कि मामूली नुकसान भी बहुत बड़े और व्यापक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे पूरे संयंत्र को प्रभावित करते हैं। रिफाइनरी चालू रहने पर CDU अत्यधिक ज्वलनशील और वाष्पशील गैसों से भरे रहते हैं। इन वाष्पों को आग पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिससे उच्च दबाव वाली आग लग सकती है जो आसपास की स्टील संरचना को मोड़ सकती है और जिसे बुझाने में कई दिन लग सकते हैं। CDU आमतौर पर बड़े होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 200 फीट होती है। इससे वे यूक्रेन ड्रोन ऑपरेटरों के लिए बड़े और आसान लक्ष्य बन जाते हैं, चाहे रात हो या कम दृश्यता हो। लेकिन शायद इन सब से बड़ा और अच्छा फायदा यही है, CDU को बदलना बहुत मुश्किल है, खासकर अब और खासकर रूस में। इन्हें फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता और प्रतिबंधों की वजह से इन्हें आसानी से आयात भी नहीं किया जा सकता। इनमें खास आंतरिक पुर्जे जैसे प्रिसीजन कंट्रोल वॉल्व और स्पेशलाइज्ड सेंसर होते हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ चुनिंदा कंपनियां कुछ जगहों पर बनाती हैं। उनमें से कई कंपनियां रूस से किसी भी तरह का लेन देन करने से इनकार कर देती है, जिससे क्रेमलिन के इंजीनियरों को कहीं और से जो भी इधर उधर के पुर्जे मिल जाएं, उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। इससे उन्हें कई बार महीनों तक खराब CDU की मरम्मत करनी पड़ती है और इस दौरान या तो सुविधाएं काम नहीं कर पाती या फिर बहुत कम क्षमता पर चलने के लिए मजबूर हो जाती है। यही ठीक किरीशी में हुआ, जहां यूक्रेनी ड्रोन के हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। नासा फर्मों द्वारा विश्लेषित सैटेलाइट इमेजरी से यह पुष्टि हुई। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने पुष्टि की कि मानव रहित सिस्टम और विशेष ऑपरेशंस बलों ने पास के पंपिंग स्टेशन के स्टोरेज टैंक पर हमला किया, जिससे रूस को फिर बड़ी आग से जूझना पड़ा। हमले के बाद जब लोग व्यस्त थे, यूक्रेन के ड्रोन पायलट अगले हमले की तैयारी कर रहे थे। 7 मई को उन्होंने फिर हमला किया। इस बार उनका निशाना पर्मनोस रिफाइनरी थी, जो पर्म क्षेत्र में स्थित है। मास्को से लगभग 1460 किलोमीटर या 908 मील पूर्व में और मोर्चे से भी काफी दूर है। रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक लुकोइल के स्वामित्व वाली यह रिफाइनरी रूस में प्रसंस्करण मात्रा के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी वार्षिक क्षमता 12 मिलियन टन से भी अधिक है। ये लगभग 2,50,000 बैरल तेल प्रतिदिन है। 2024 में इसने 20 लाख टन पेट्रोल, 50 लाख टन से अधिक डीजल और सैकड़ों हजार टन कोक और फ्यूल ऑयल भी उत्पादित किया। अब ऐसा नहीं है। रॉयटर्स व अन्य एजेंसियों के मुताबिक ड्रोन ने 3 मुख्य डिस्टिलेशन यूनिट्स को नुकसान पहुंचाया, जिन्हें बंद करना पड़ा। ये रिफाइनरी की कुल क्षमता का आधा है। चौथी डिस्टिलेशन यूनिट 30 अप्रैल को ड्रोन हमले में बंद हुई थी। तो कुल मिलाकर रिफाइनरी को उसकी सामान्य क्षमता के मुकाबले बहुत ही कम स्तर पर चलाया जा रहा है। एक हफ्ते बाद रूस फिर बुरी तरह प्रभावित हुआ। रियाजान शहर में
रूस की एक और बड़ी रिफाइनरी में एक और सटीक ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। 15 मई की सुबह के शुरुआती घंटों में स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर धमाकों और ऊपर उड़ते ड्रोन की आवाज़ों की खबरें साझा की। कुछ घंटों में इंटरनेट पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई, जिनमें दिखा कि आग रात में आसमान तक पहुंची और रिफाइनरी पर काला धुआं छा गया। इसके तुरंत बाद स्थानीय अधिकारियों को यह पुष्टि करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि एक औद्योगिक सुविधा को नुकसान पहुंचा है, जिसे जल्द ही रियाजान ऑयल रिफाइनरी के रूप में पहचाना गया। रॉसनेफ्ट के स्वामित्व वाला ये विशाल तेल प्रसंस्करण संयंत्र है, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 17 मिलियन टन है। यूक्रेनी मॉनिटरिंग चैनल सुपरनोवा प्लस ने बताया कि वहां वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट्स में आग लगी थी। ये रिफाइनरी 4 मुख्य CDU होने के लिए जानी जाती है। साथ ही वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रोट्रीटिंग, कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग और अन्य प्रमुख प्रक्रियाओं की अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। अगर उनमें से किसी एक घटक को भी नुकसान पहुंचा है तो यह बहुत संभव है कि यह रिफाइनरी भी निकट भविष्य में अपनी चरम उत्पादन क्षमता से काफी कम स्तर पर ही काम करेगी। इंजीनियर रायजान में नुकसान का आकलन शुरू ही कर रहे थे कि 17 मई को मॉस्को में ड्रोन दिखे। उनका निशाना कोई हैरानी की बात नहीं, एक और तेल रिफाइनरी थी, खास तौर पर दक्षिण पूर्वी मॉस्को में स्थित गैज़प्रोम नेफ्ट के स्वामित्व वाली रिफाइनरी, जो गैज़प्रोम की एक सहायक कंपनी है, जहां UAV के टकराने के बाद संचालन को रोकना पड़ा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने घटना की पुष्टि की और नुकसान कम बताया, लेकिन बाद में सूत्रों ने कहा कि प्लांट दोबारा चालू होने में कई दिन लगेंगे। और ये कोई आम प्लांट नहीं है, ये रूसी राजधानी के लिए मुख्य ईंधन स्रोतों में से एक है, जो सीधे उन लाखों लोगों और हजारों व्यवसायों को प्रभावित करता है जो इस शहर को अपना घर कहते हैं। मॉस्को रिफाइनरी के आंकड़े भी काफी बड़े हैं। इसने 2024 में 11.6 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया और लगभग 3 मिलियन टन पेट्रोल, 3 मिलियन टन डीजल और लगभग 1.3 मिलियन टन बिटुमेन का उत्पादन किया। यूक्रेन यही नहीं रुका। 20 मई को वो ड्रोन ने निजनी नोवगोरोड क्षेत्र की लुकोइल रिफाइनरी पर हमला किया, जो रूस के सबसे बड़े शहरों में है। मॉस्को से लगभग 450 किलोमीटर या 280 मील पूर्व में स्थित यह सुविधा हर साल लगभग 1.7 करोड़ टन तेल प्रोसेस करती है, जिससे ये रूस की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बन जाती है। ये पेट्रोल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन हमले से मुख्य CDU को नुकसान के कारण संचालन रोकना पड़ा। वह एकल CDU इस सुविधा की कुल क्षमता का लगभग आधा हिस्सा संभालती है, जो कि 1,90,000 बैरल प्रतिदिन के बराबर है। हमले के बाद जारी तस्वीरों और वीडियो में बड़ी आग और CDU संरचना को नुकसान दिखा, जिससे रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ गया। और अगर रूस ने सोचा था कि वो थोड़ी राहत की सांस ले सकता है, तो वो पूरी तरह गलत था। पिछले हमले के एक दिन बाद एक और क्षेत्र में फिर हमला हुआ। 21 मई को ड्रोन ने समारा क्षेत्र में रोसनेफ्ट की सिजरान रिफाइनरी के मुख्य CDU पर हमला किया। वही CDU प्लांट की 70% क्षमता को संभालता है और हमले के बाद उसे बंद करना पड़ा, जिसकी मरम्मत में कम से कम 1 महीना लगने का अनुमान है। ये रिफाइनरी रोजाना करीब 1,70,000 बैरल तेल प्रोसेस करती है, जिससे हर साल 1.5 मिलियन टन डीजल और काफी पेट्रोल व फ्यूल ऑयल बनता है। फिलहाल ये इनमें से कुछ भी नहीं कर रही है। यूक्रेन का मई का कहर भी खत्म नहीं हुआ था। 25 मई की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने इस महीने तेल अवसंरचना पर 7वें सफल हमले की पुष्टि की। इस बार उन्होंने एक तेल डिपो पर ध्यान केंद्रित किया, बेलेत्स डिपो, जो उज़ोरोड शहर के पास ब्रायंस्क क्षेत्र में स्थित है। सटीक रूप से कहे तो यूक्रेनी सीमा से सिर्फ कुछ दर्जन किलोमीटर दूर। 40,000 टन से ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद नष्ट कर सकने वाला यह स्थान रूसी सेना के लिए बेहद अहम है। यही वह जगह है जहां क्रेमलिन बड़ी मात्रा में ईंधन रखता है, जो सीधे ट्रकों के काफिले में जाता है, जो आपूर्ति और गोला बारूद को कुर्स्क और बेलगोरोद जैसे स्थानों पर अग्रिम पंक्ति की इकाइयों तक पहुंचाते हैं। निवासियों ने बताया कि डिपो में धमाकों और धुएं से आसमान भर गया। शुरुआती आकलनों के अनुसार कम से कम 3 टैंक और एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। उसी समय यूक्रेन की रक्षा सेनाएं
क्रीमिया में गोला बारूद डिपो और डोनेट्स्क में तोपखाना डिपो समेत कई ठिकानों को निशाना बना रही थी। सबसे अहम बेलेगोर्स्क डिपो था, क्योंकि अब रूसी इकाइयों तक बहुत कम ईंधन पहुंचेगा जो इस जगह पर निर्भर थीं। अब क्रेमलिन की सेना को अगली कार्रवाई के लिए इंतजार और आपात आपूर्ति दूसरी जगह से मंगवानी होगी, जिससे उनकी गतिशीलता प्रभावित होती है। हर दिन रूसियों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि कई स्रोतों ने दिखाया कि हमले के अगले ही दिन सीमा क्षेत्रों में ईंधन की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी हो गई थी। अलग अलग घटनाओं के रूप में ऐसे हमलों का खास असर नहीं होता। रूस अपनी एक दो बड़ी रिफाइनरियों के अस्थायी रूप से बंद होने और ईंधन डिपो में आग जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। हालांकि कुल मिलाकर रूस इन सभी हमलों के विनाशकारी प्रभावों का सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकता, खासकर जब ये हमले इतने कम समय में एक के बाद एक होते हैं। उसका तेल उत्पादन स्तर खतरनाक और अभूतपूर्व रूप से गिरता जा रहा है, और जब कम तेल प्रोसेस होता है तो हर चीज पर असर पड़ता है। टैंकों और अन्य वाहनों में ईंधन नहीं भरा जा सकता और उन्हें फ्रंटलाइन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आवश्यक जगहों पर खाद्य और गोला बारूद सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। पूरे युद्ध प्रयास को धीमा पड़ने और ठहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे यूक्रेनी सेना के लिए और अधिक मौके खुल जाते हैं, जिन्हें ऐसी ही किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, ताकि वे रूसी मोर्चे की कमजोरियों पर हमला कर सके और अपने दुश्मन को पीछे धकेल सके। इस दौरान रूस के पास भी कम तेल निर्यात के लिए है। इसका अर्थ है कि देश को कम राजस्व मिल रहा है, जिससे युद्ध के लिए जरूरी चीजों जैसे ड्रोन और गोला बारूद का उत्पादन, खरीद, भर्ती और वेतन पर खर्च करने के लिए पैसा कम है। और कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ बाकी सब कुछ भी गिरावट पर चला जाता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और उससे आगे तक। देश पहले से ही एक खतरनाक स्थिति में है। रूसी जनता युद्ध के कारण अपने जीवन की गुणवत्ता में भारी गिरावट देख रही है, और जैसे जैसे ये तेल पर हमले जारी रहेंगे, हालात और भी खराब होते जाएंगे। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, न कोई बचाव, न कोई त्वरित समाधान, न कोई जवाब। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकता है और अपने पीछे पूरी तबाही छोड़ सकता है, जबकि रूस ने अपनी पूरी असमर्थता दिखा दी है कि वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। दशकों तक सोवियतों और रूसियों ने अपनी ऊर्जा साम्राज्य बनाया। पुतिन ने अपनी सत्ता का ज्यादातर समय इसे और बेहतर बनाने और आधुनिक युग में लाने में लगाया है। अब यूक्रेन इसे कुछ महीनों में तबाह कर रहा है। इस वीडियो में जाने पुतिन ने युद्ध पर नियंत्रण कैसे खोया और यूक्रेन ने स्थिति कैसे बदल दी, या फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि जर्मनी ने कैसे खेल बदल लिया है, यूक्रेन को एक अभूतपूर्व सौदा पेश किया है, और जो इस युद्ध को उम्मीद से कहीं जल्दी खत्म कर सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।